अभी भी खबरें आ रही है कि कई जगहों पर हमले लगातार हो रहे हैं। ईरान से अमेरिका और इजराइल की लड़ाई अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज तक पहुंच गई है, वहां पर जहाजों पर हमला हो रहा है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में थाईलैंड के कमर्शियल जहाज पर हमला हुआ है। 3 क्रू मेंबर्स लापता बताए जा रहे हैं और तस्वीरों में जहाज में आग लगी हुई दिखाई दे रही है। इससे पहले अमेरिका ने दावा किया कि उस क्षेत्र में समुद्र में बम बिछाने वाली 16 ईरानी जहाजों को तबाह कर दिया है। समुद्र में बम बारूद बिछाने वाली। उधर आज ईरान ने यूएई में इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास हमला किया, जिसमें एक भारतीय समेत खबरों के मुताबिक 4 लोग घायल बताए जा रहे हैं, जबकि इजराइल ने लेबनान पर प्रहार करके 14 लोगों को मार गिराया है। दोनों ओर से इस बार पलटवार का असर पूरी दुनिया पर पड़ रहा है। तेल और गैस के संकट से दुनिया के देश जूझने लगे हैं। भारत में भी एलपीजी के लिए लंबी लाइनें लगती दिख रही हैं। हालांकि आपको बता दें, कुछ ही देर पहले जो पेट्रोलियम और गैस मंत्रालय है, उनकी तरफ से अधिकारी सामने आए और उन्होंने कहा कि कुछ लोग पैनिक बुकिंग भी कर रहे हैं। तमाम इन खबरों के बारे में आपको बताएंगे। हालांकि आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस पर लोगों को उकसाने और अफवाह फैलाने का आरोप लगाया है। सवाल है कि क्या पश्चिम एशिया का ये संकट पूरी दुनिया के लिए मुसीबत लेकर आया है? ये युद्ध लंबा चला तो भारत संकट से निपटने के लिए कितना तैयार है? युद्ध के 12वें दिन तेल गैस पर मारामारी, इसी पर हम आज चर्चा करेंगे। गैस, अगर पूरी तस्वीर को आप देखिए तो युद्ध के 12वें दिन तेल गैस पर मारामारी है या अफवाह भारी है, इन सब पर चर्चा करेंगे। शहजाद पूनावाला जी बने हुए हैं, अखिलेश प्रताप सिंह हमारे साथ बने हुए हैं। कुछ ही देर में सिद्धार्थ जराबी भी जुड़ जाएंगे, ग्रुप एडिटर है बिजनेस टुडे के। क्योंकि अगर एलपीजी गैस को लेकर, सिलेंडर्स को लेकर महामारी हो रही है या मारामारी हो रही है, तो उस पर उनसे पर्सपेक्टिव लेने की कोशिश करेंगे। मेजर जनरल संजय मेस्टन भी हमारे साथ है। उन दोनों से एक राजनीतिक प्रतिक्रिया मैंने ले ली है। जनरल मेस्टन, मैं आपके साथ आना चाहती हूँ। अगर अलग अलग देशों के जहाजों पर अब इस तरह के हमले हो रहे हैं और जो परिस्थितियां बन रही हैं, ऐसा लग रहा है कि युद्ध और भीषण होता चला जा रहा है। ईरान सीज फायर तो दूर, वो और अग्रेसिव होता जा रहा है। और आपने देखा, शायद उनको अंदर अंदर खुद ही लग रहा है, जो पुलिस हेड है तेहरान के, उन्होंने कहा है कि अगर कोई भी इजराइल या अमेरिका के समर्थन में सड़क पर उतरेगा तो हम उसको अपना दुश्मन मानेंगे और हमारी उंगलियां ट्रिगर पर है। ये क्या संकेत आपको मिल रहा है इससे, जनरल मेस्टर? अंजना, साफ संकेत मिल रहा है कि ये लड़ाई लंबी चलेगी और जो स्टेट ऑफ हॉर्मुज है उसको पूरा ईरान का प्लान है और वो अपनी एक रेजोल्यूटनेस दिखाना चाहते हैं कि वो पूरे कमांड और कंट्रोल में है स्टेट ऑफ हॉर्मुज में। और 3 शिप्स अभी डैमेज हो गई हैं और वो साथ में अपने माइन लेयर्स के साथ माइंस लगाना चाहते हैं, लेकिन वहाँ उनकी 19 शायद माइन लेयर्स शिप्स को डिस्ट्रॉय कर दिया गया है। और साथ में अमेरिका के माइन स्वीपर्स भी अवेलेबल हैं, जब लगेंगे तो उनको क्लियर किया जाएगा। लेकिन युद्ध भीषण होता जा रहा है, लंबा चलेगा, उसमें कोई शक नहीं है। और अभी जो हालात हैं जो देश में भी हैं, अगर ये पुलिस चीफ ने बोलना शुरू कर दिया है कि प्रोटेस्टर्स अगर वो आते हैं तो हमारे दुश्मन माना जाएंगे और हम उनके साथ सख्ती से बर्ताव करेंगे, इसका मतलब कुछ इंडिकेशंस तो है, नहीं तो पुलिस चीफ को भी इस वक्त ये बोलने की बात ही नहीं थी। और आप मेरे को लगता है कि वहाँ प्रोटेस्टर्स का भी पॉसिबल है। और साथ में आपने ये ईरानियन फुटबॉल टीम को देखा है, उसमें से 5+2 7 लड़कियों ने वहीं पर वीजा लेकर ऑस्ट्रेलिया में रह रही हैं। तो कहने का मतलब है, और कुछ चैनल्स में जो लोकल ईरानियंस हैं जो बाहर देशों में सेटल्ड हैं, आपने इंडिया में देख लिया, देहरादून में कुछ ईरानियंस प्रोटेस्ट कर रहे थे, मतलब उनकी जो ट्विटर वगैरह में, लेकिन उनको वहां से वार्निंग आ गई है कंसुलेट ऑफ ईरान से कि आप लिखेंगे तो आपकी फैमिलीज को, तो कुछ ना कुछ ये हम लोग कल्पना भी नहीं कर सकते, कुछ भी हो सकता है। लेकिन हाँ, ऑन ग्राउंड अंजना, ये लड़ाई लंबी चलेगी तकरीबन, जैसे प्रेसिडेंट ट्रंप ने भी पहले बोला था 4 हफ्ते की तो उम्मीद है, और मेरे को भी लगता है ये 2 हफ्ते तक तो और चलेगी। उसके बाद डिपेंड करता है इनका स्टेइंग पावर ईरान का कितना है और क्या अमेरिका और इजराइल मिलके इनके तमाम मिसाइल्स और ड्रोन्स को और इसके इंफ्रास्ट्रक्चर को बर्बाद कर सकता है। वो भी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। और एक और क्वेश्चन मार्क अंजना उठता है कि प्रेसिडेंट ट्रंप और पीट हेग्सेथ ने बार बार बोला है कि हमने कंट्रोल कर लिया है स्टेट ऑफ हॉर्मुज को, हमने इतनी शिप्स डिस्ट्रॉय कर दी हैं, तो फिर शिप वहां पर ट्रांजिट क्यों नहीं हो रही है? तो क्वेश्चन मार्क है यूनाइटेड स्टेट्स के स्टेटमेंट पे भी कि क्या इतनी शिप डैमेज करने के बाद उनका कमांड कंट्रोल स्टेट ऑफ हॉर्मुज में क्यों नहीं हो पा रहा है।
बिल्कुल, और अगर कमांड हो गया है तो फिर वो लगातार हमले क्यों कर रहा है। लेकिन दूसरी बड़ी खबर जो इस वक्त आ रही है, अपने दर्शकों को बताना चाहते हैं, क्योंकि स्पेन की सरकार ने एक बहुत बड़ा फैसला लिया है। अब ये फैसला इससे बहुत मायने रखता है, क्योंकि युद्ध की इस मुश्किल घड़ी में जब इजरायल और अमेरिका, और ये माना जा रहा था कि नेटो देश बाय एंड लार्ज उनकी तरफ हो सकते हैं, तो स्पेन की सरकार ने एक बड़ा स्टैंड लिया है और स्पेन ने इजरायल से राजदूत हटा दिया है। शुरू से ही अगर आप देखें, इस युद्ध की शुरू से ही स्पेन की तरफ से सख्त तेवर सामने आ रहे थे। उन्होंने खुलकर निंदा की कि आपने आखिर क्यों इस तरह से ये हमला कर दिया है ईरान पर, और ये युद्ध की स्थिति इस सदी में करना ठीक नहीं है। स्पेन के जो चार्ज d'affaires होंगे वही जिम्मेदारी संभालेंगे, और स्पेन ने इजरायल से राजदूत हटा दिया है। स्पेन के चार्ज d'affaires की जिम्मेदारी वो संभालेंगे, और स्पेन ने इजरायल से राजदूत हटाने का जो फैसला लिया है, ये एक बहुत बड़ी खबर है। देखिए, सबसे ज्यादा शहजाद जी इसी बात को लेकर सवाल पूछा जा रहा है कि भारत सरकार कब तक, क्योंकि अभी तक हम ये मान के चल रहे थे कि हमको किसी भी एक पक्ष की तरफ झुकने की जरूरत नहीं है, लेकिन अब कई लोग ऐसे हैं जो हमारी डिप्लोमेटिक स्ट्रेटेजिक साइलेंस को इस मुद्दे पर क्वेश्चन कर रहे हैं, सवाल खड़े कर रहे हैं कि सरकार क्यों चुप है। क्या वो घड़ी आ गई है? आप देख रहे हैं अब इजरायल के राजदूत को अगर स्पेन हटा रहा है, क्या वो घड़ी आ गई है जब इस युद्ध के खिलाफ भारत को एक स्टैंड किसी एक पक्ष के साथ और खिलाफ लेना होगा। और साथ ही ईरान देखिए जिस स्ट्रैटेजी पर काम कर रहा है, अब वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को अगर ब्लॉक कर रहा है तो आप समझ रहे हैं कि ये युद्ध, और वो खाड़ी देशों पर भी लगातार हमले कर रहा है। हमारे पास क्या स्ट्रैटेजी है, और एलपीजी को लेकर कैसे देश को आश्वस्त करेंगे कि जो लंबी लंबी लाइनें अभी से देश के कई हिस्सों में दिख रही हैं वो नियंत्रण में रहेंगी। 3 सवाल है। अंजना जी, सबसे पहले मैं आपको स्पष्ट कर दूं, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता होने के नाते, कि भारत ने प्रथम दिवस से बहुत ही स्पष्ट और बहुत ही सटीक स्टैंड ले लिया है। हमारी आवाज बंद नहीं है। हमने बिल्कुल बताया है कि हमारे लिए भारतीय हित और भारतीयों की सुरक्षा ये सबसे अहम है, और हम शांति के पक्ष में हैं। वी आर ऑन द साइड ऑफ पीस। हम युद्ध नहीं, हम बुद्ध के पक्ष में हैं। हम कॉन्फ्रंटेशन नहीं, हम कंसिलिएशन और डायलॉग के पक्ष में हैं। यह स्टैंड तो भारत का बहुत पहले आ चुका है कि किसी की भी टेरिटोरियल सॉवरेनिटी और इंटेग्रिटी हो, प्रोटेक्ट होनी चाहिए। किसी के खिलाफ भी सिविलियन हॉस्टिलिटी हो, वो नहीं होनी चाहिए। पर मेरे लिए मेरे देश का हित सबसे प्रथम है। इसीलिए पक्षपात तो उन लोगों ने किया जो कुर्ते शर्ट फाड़ कर निकाल कर ईरान पे आर्टिकल तो लिख रहे थे, खमेनी जी पर आर्टिकल तो लिख रहे थे, अच्छी बात है। हमने भी कंडोलेंस एक्सप्रेस किया, हमने भी ईरान के लिए बात रखी। पर जो 90 लाख से 1 करोड़ भारतीय, केरलम के भारतीय बहुत अधिक संख्या में गल्फ में फंसे हुए थे, कांग्रेस पार्टी ने उनके खिलाफ एक टारगेट मार्क करके कहा कि जाओ इन लोगों को मारो। और मैं आपको उसका उदाहरण देता हूं। पहले दिन पवन खेड़ा ट्वीट करते हैं और बोलते हैं कि भारत के वाटर्स में इंडिया श्रीलंका के बीच IRIS डेना को सिंक किया गया। क्या यह फैक्ट था? नहीं, यह फैक्ट नहीं था। हमने तो IRIS लवान को संरक्षण दिया था, पर वो चाहते थे कि ईरान हमला कर दे हमारी शिप्स पर, जो 37 शिप्स हॉर्मुज में हैं। फिर उसके बाद भारत के जो नागरिक हैं उनको हम वापस ला रहे। मोदी जी का प्रिंसिपल है नो इंडियन लेफ्ट बिहाइंड। ऑपरेशन देवी शक्ति हो, ऑपरेशन गंगा हो, या ये ऑपरेशन हो, 67,000 लोगों को वापस लाया। ये लोग क्या कर रहे थे? एक भी बार ईरान को कंडेम नहीं किया कि 3 भारतीय हमारे मारे गए ईरान के स्ट्राइक में। एक शब्द सोनिया गांधी ने कहा हो तो मुझे बता देना। ये लोग वैश्विक आपदा में भारत के हितों के खिलाफ काम करने के लिए राजनीतिक मौका ढूंढ रहे थे, और यही चीज उन्होंने कोविड वैक्सीन के समय पर भी की थी। हम पूरी दुनिया में कोविड वैक्सीन बनाकर भेज रहे थे, अपने नागरिकों को दे रहे थे। कोविड के खिलाफ पैनिक, आज क्रूड ऑयल के खिलाफ पैनिक। मैं क्रूड ऑयल और एलपीजी पे 10-10 सेकंड लेकर बोलना चाहता हूं। हमारी डेली कंजम्पशन क्रूड ऑयल की लगभग 55 लाख बैरल्स है। आज 70%, क्योंकि हमने हॉर्मुज के बाहर डाइवर्सिफाई किया, 40 से अधिक देशों से हमारा क्रूड ऑयल आता है। आज भी हमारे देश में 55 लाख बैरल आ रहा है, 1 लीटर कम नहीं है। उल्टा हमारे पास 4000 करोड़ लीटर्स के रिजर्व्स है अलग अलग फॉर्म में, और हमने स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स लगभग 5.33 मिलियन टन की बना के रखी है 3 इलाकों में, जो कांग्रेस ने कभी नहीं किया। कांग्रेस ने तो, इंडिया टुडे की रिपोर्ट दिखा रहा हूं, 2013 में पेट्रोल कर्फ्यू लगा दिया। अंजना, दंगे का कर्फ्यू सुना होगा आपने, वॉर का कर्फ्यू सुना होगा।
कांग्रेस के जमाने में पेट्रोल का कर्फ्यू था, 8 बजे ताला लग जाता था पेट्रोल पंप में। आज पेट्रोल पंप बंद नहीं है, जितना तेल खरीदना है आपको गाड़ियों के लिए खरीदते रहो। अब आते हैं एलपीजी पर। अंजना, आप और मैं साइंटिफिक चर्चा कर सकते हैं और जनरल मस्टन भी है। एलपीजी एलएनजी क्रूड ऑयल की तरह स्टोर नहीं कर सकते क्योंकि गैसेस फॉर्म में होता है। या तो आपको उसको प्रेशराइज करके रखना है या तो उसको क्रायोजेनिक टेम्परेचर पर रखना है 162 डिग्रीज माइनस में। इसकी व्यवस्था पूरे दुनिया में कहीं नहीं है। हम लोग 99% पहले मिडिल ईस्ट से एलपीजी और एलएनजी लाते थे। आज लगभग 20-25% हमने डाइवर्सिफाई यूनाइटेड स्टेट्स, ऑस्ट्रेलिया और बाकी देशों में किया है। अभी जब हम बात कर रहे हैं 1 मिलियन टन, ठीक है, एलपीजी हमारे पास अमेरिका से आ रहा है। 40 में से 20 कंटेनर आ चुके। पर मैं इनसे पूछना चाहता हूं, हमने 100% डोमेस्टिक सप्लाई अश्योर किया, 100% मुज्तबा खamenei को लेकर लगातार सवाल पूछे जा रहे हैं। अयतुल्ला अली खamenei के बेटे मुज्तबा खamenei को ईरान का सुप्रीम लीडर बनाया गया उनके बाद में, और खबर थी कि वो घायल हुए हैं। उसके बाद से ये सवाल पूछा जाने लगा कि वो आखिर कहाँ है। मुझे लगता है इसी पर पूर्ण विराम लगाने के लिए, क्योंकि तमाम अटकलें की जा रही थी उनकी सेहत को लेकर, वो कहाँ है तो कहाँ है। इन तमाम सवालों के बीच अब ईरान ने कहा है कि वो घायल जरूर हुए हैं लेकिन मुश्किल परिस्थितियों में भी वो इस वक्त काम कर रहे हैं। ये ईरान की तरफ से मुज्तबा खamenei पर बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको बता रहे हैं। इजरायली हमले में घायल हुए थे और ये कहा जा रहा है कि भाई उसके बाद जल्दी से एक रिएक्शन अखिलेश जी उनकी बातों पर, वो कह रहे हैं हम पूरी तरह से तैयार हैं। और देखिए अभी भी खबर आ रही है कि विदेश मंत्री हमारे बातचीत कर रहे हैं जयशंकर लावरोव से भी, रूसी विदेश मंत्री से भी। उससे पहले उन्होंने ईरान के भी विदेश मंत्री अब्बास अरागची से बात की है। भारत हर तरफ संपर्क रख रहा है अपनी बातचीत आगे, क्योंकि राष्ट्रहित से बड़ा कुछ नहीं हो सकता ना। अमेरिका को गाली दो, अरे भाई वहां पे अनेकों भारतीय रहते हैं, हमारा बहुत कुछ स्टेक पे है इस वक्त। अच्छा, उस देखिए कितना अच्छा अभी बता रहे थे हमारे भाजपा के प्रवक्ता और मंत्री जी भी बता रहे हैं, आप भी बता रही हैं, प्रधानमंत्री जी बता रहे हैं। सब कुछ इफरात है जी हिंदुस्तान में। तेल भी इफरात है, गैस भी इफरात है। ये खामखा लोग लाइनों में लगे हैं अंजना जी। गैस के सिलेंडर के लाइनों में लोग खामखा लगे हैं क्योंकि मोदी जी ने लाइन में लगने की आदत डलवा दी है इनकी। कोरोना में लाइन में लग जाओ, नोटबंदी में लाइन में लग जाओ, जीएसटी का फॉर्म भरने में लाइन में लग जाओ, एसआईआर में लाइन में लग जाओ, केवाईसी करने में लाइन में लग जाओ, हर चीज में लाइन में लग जाओ। तभी बता रहे हैं ना, आप भी बता रही हैं कि सब कुछ उपरात है। शौक आ गया, समय समाप्त हो रहा है, इसलिए इसका एक जवाब दे दीजिए। जो अखिलेश जी कह रहे हैं वो कह रहे हैं कि आप देश को लाइन में लगाने की आदत डाल रहे हैं। शहजाद जी जल्दी से सिर्फ 2 लाइन। ऐसा है कि लाइन में लगा दे रहे हैं आप देश को। लाइनें तो दिख रही हैं, अलग अलग शहरों में लोग सिलेंडर के लिए लाइन में लग रहे हैं। अंजना जी, इनके लिए एलपीजी का मतलब है लाइस, पैनिक क्रिएट करना और गोल पोस्ट चेंज करना। पहले बोल रहे थे रशियन तेल नहीं आ रहा है, 10 लाख बैरल हर रोज आ रहे हैं, तो गोल पोस्ट शिफ्ट किया कि क्रूड की कमी है। क्रूड की कमी के बारे में बताया तो एलपीजी पे पैनिक। हमारे एलपीजी के सप्लाईज जो है वो क्योंकि इस एरिया से ज्यादातर आते हैं। चलिए वक्त इतने की इजाजत देता है। आज तक देश का सर्वश्रेष्ठ न्यूज चैनल